नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुबे सर क्लासेस में। साथियों, आज का हमारा जो विषय है वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। इससे पहले की किताबों में इसको लिखा गया था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, क्योंकि ये डिजीज़ नहीं है, एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँच सकता है या फैल सकता है। तो इसलिए इसको एक ब्रॉडन टर्म दिया गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, या इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं STIs। तो आज हम लोग सेक्स और सेक्स से संबंधित समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जब मेल और फीमेल पार्टनर आपस में इंटरकोर्स कर रहे होते हैं या सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो प्रोसेस होती है, ये काफ़ी इमोशनल और काफ़ी नेचुरल प्रोसेस होती है, जिस पे व्यक्ति का बहुत ज़्यादा प्रतिबंध संभव नहीं होता है। तो ऐसे दौरान में हम पूरी तरह से भावावेश में आकर के हम बह जाते हैं, और इस दौरान यदि हम किसी तरह की गलती कर देते हैं तो यह हमारे लिए भविष्य के लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। तो ऐसे में हमें बड़ी ही सावधानी से इस इंटरकोर्स में या इस तरह की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आइए ज़रा इन इन्फेक्शंस को समझते हैं। कह रहा है, इन्फेक्शंस आर द डिजीज़ विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। कह रहा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ हैं ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जनरली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकती हैं, और इन फैलने वाली समस्याओं को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, या शॉर्ट फॉर्म में STI। इसका दूसरा नाम भी है वेनेरल इन्फेक्शंस। ये भी बहुत पूछा गया कॉम्पिटिशन्स में कि वेनेरल डिजीजेज या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस किसको कहते हैं। डिजीज़ में तो वेनेरल डिजीज़ और इन्फेक्शंस में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अब पूछा जाता है कि सर कुछ ऐसी इन्फेक्शंस के नाम बताइए जो जनरली सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकते हैं। तो ये कुछ नाम आपको मैं याद दिला देता हूँ, याद करा देता हूँ। पहला नाम है गोनोरिया, दूसरा है सिफिलिस, तीसरा है जेनाइटल हर्पीस, चौथा है कैलेमैडियासिस, पांचवा है जेनाइटल वार्ट्स, छठवां है ट्राइकोमोनियासिस, सातवां है हेपेटाइटिस बी, और ऑफ कोर्स जो सबसे ज़्यादा आजकल डिस्कस हो रहा है जिस बीमारी का, वो है HIV इन्फेक्शन, जिसकी वजह से एड्स नाम की बीमारी हो सकती है। तो इनमें कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो वायरस के द्वारा। जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि सर जो सिफिलिस और गोनोरिया है, ये जो शुरू के दो बीमारियां हैं जनरली बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होती हैं। इसमें देखिए जेनाइटल वार्ट जो है या HIV जो इन्फेक्शन है या ऐसी कुछ बीमारियाँ हैं जो जनरली क्या होती हैं, या हेपेटाइटिस बी है, ये सब वायरल डिजीजेज हैं। तो वायरस के माध्यम से फैली तो वायरल इन्फेक्शन, और यदि ये बैक्टीरिया के माध्यम से फैल रहा है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन। डिजीज़ शब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, क्योंकि इससे पहले की जो NCERT की पब्लिकेशंस थी उसमें ये डिजीज़ वर्ड यूज़ किया गया था, जिस पर काफ़ी चूँकि रिसर्च के बाद पता चला कि नहीं, इन्हें डिजीज़ कहना उचित नहीं होगा, इसके लिए इन्फेक्शन टर्म ही सफिशिएंट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि इसके बारे में हेपेटाइटिस बी और HIV के बारे में कहा कि सर ये जो दो बीमारियां हैं ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही फैलें। देखिए, हमारे मन में बड़ी भ्रांति होती है कि हम ये कहते हैं कि नहीं, अगर किसी व्यक्ति को, किसी इंडिविजुअल को एड्स है तो निश्चित तौर पर वो किसी न किसी गलत संबंध में रहा होगा, किसी अननोन पार्टनर के साथ या किसी कैरियर पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट किया होगा, जिसकी वजह से इसे एड्स हुआ। बिल्कुल गलत धारणा है ये। आइए इसको भी बदलते हैं। कहा इसने क्या कि सर इंजेक्टेबल निडल्स, जैसे आप आजकल देख रहे होंगे ड्रग्स का सेवन लोग कर रहे हैं, तो यदि किसी व्यक्ति को पहले से HIV का वायरस उसके ब्लड में है और वो ड्रग्स लेने के लिए एक ही इंजेक्शन 3 कैंडिडेट शेयर कर रहे हैं, तो ये तीनों में फैलने की संभावना है। दूसरी चीज़, कभी कभी डॉक्टर भी लापरवाही कर देते हैं, एक ही निडल से एक पेशेंट के बजाय 2-3 पेशेंट को जनरली यूज़ कर देते हैं, तो भी ये बीमारी फैलने की संभावना है, इस तरह के इन्फेक्शंस फैलने की संभावना है। अब फिलहाल सरकार ने इस चीज़ को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। पहले ये रीयूजेबल इंजेक्शंस का इस्तेमाल होता था, अभी क्या है, पहले क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस इंजेक्शन का इस्तेमाल होता था, अब रीयूजेबल इंजेक्शंस का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। अब क्या किया जाता है कि जो भी इंजेक्शंस दिए जाते हैं वो इस तरह के होते हैं कि यूज़ एंड थ्रो टाइप के। एक बार यूज़ किया उसके बाद वो फेंक दिया जाता है या उसे डंप कर दिया जाता है। उसके बाद सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, डॉक्टर की अगर लापरवाही रही, उन्होंने पूरी तरह से स्टरलाइज नहीं किया, जिन भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल उसने पहले पेशेंट को ट्रीट करने के लिए किया, उसी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से यदि उसने दूसरे पेशेंट को भी ट्रीट कर दिया और पहले वाले पेशेंट के अंदर HIV का इन्फेक्शन था, तो उस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से भी वो दूसरे पेशेंट को क्या कर सकता है, डिजीज कर सकता है या इन्फेक्टेड कर सकता है। अगला है ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड।
जब ब्लड डोनेशन होता है या जब ब्लड की आवश्यकता पड़ती है किसी गंभीर समस्या में, गंभीर बीमारी में, तो उस दौरान जब ब्लड लिया जाता है तो यदि इस चीज़ पर ध्यान न दिया जाए तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ब्लड में ये ट्रांसफ़र हो सकता है, यदि पहला व्यक्ति क्या हो, कैरियर हो, या पहला व्यक्ति इन्फेक्टेड हो तो। या ये भी हो सकता है कि इन्फेक्टेड माँ से उसके गर्भ में पल रहे फीटस को भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि जनरली तो प्लेसेंटा के माध्यम से गर्भ में पल रहा बच्चा जुड़ा होता है माँ के यूटेरस से, लेकिन प्लेसेंटा वेल फिल्टर्ड होता है, फिर भी चांसेस होते हैं कि डिलीवरी के दौरान ब्लड का थोड़ा बहुत ट्रांसफ्यूजन हो जाए, जिसकी वजह से माँ में यदि इस तरह के HIV के वायरसेस प्रेजेंट हैं तो ये उसके आने वाली संतान में भी जा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से इस तरह के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज या HIV या हेपेटाइटिस बी फैल सकते हैं। इसने कहा कि हेपेटाइटिस बी जेनाइटल हर्पीस, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, कहता है हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस और HIV ये 3 ऐसे इन्फेक्शन हैं जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं। हालांकि वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, प्रयास जारी है, फिर भी इनको पूरी तरह से क्योर कर पाने का दावा कोई वैज्ञानिक नहीं कर सकता है। तो हमें, चूँकि ये इस तरह की जानलेवा बीमारियां या प्राणघातक बीमारियां हैं या समस्याएं हैं, इन्फेक्शंस हैं, तो हमें क्या करना है, अपने आप को इस तरह की समस्याओं के होने से बचाना है। अब इसमें कहता है क्या, कहता है कि सर अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज डिजीजेज आर माइनर। अगर आप शुरुआती लक्षण देखें इस तरह की बीमारियों के, तो बहुत ना के बराबर इसके लक्षण होते हैं, और खासकर महिलाओं में तो बिल्कुल ये दिखाई नहीं देते। तो चूँकि शुरुआती स्टेज में इसको हम पहचान नहीं सकते, पता चला सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट आज किए जो कि अनप्रोटेक्टेड था, और इस ऐसे पार्टनर के साथ पार्टिसिपेट किए जिसको इस तरह की समस्या थी, जिसके अंदर HIV के वायरसेस थे, तो हो सकता है उसका लक्षण आज से 10, 12, 14 साल के बाद प्रदर्शित हो रहा हो। तो ऐसे केस में चूँकि अर्ली सिम्टम्स तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसका इलाज कर पाना, ये भाई बीमारी जनरली ट्रीट होती है सिम्टम के बेस पे। अब चूँकि ये एसिम्टोमेटिक है या अर्ली सिम्टम्स आर नॉट प्रॉपरली विजिबल, तो जनरली समस्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि चूँकि ये बहुत माइनर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत ईचिंग होगी यानी खुजली होगी उस जेनाइटल ऑर्गन के अराउंड, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है जेनाइटल ऑर्गन के अराउंड, स्लाइट पेन, थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है जेनाइटल ऑर्गन में, या हो सकता है थोड़ी बहुत स्वेलिंग आ गई हो जेनाइटल ऑर्गन में, मेल के पेनिस में या फीमेल के वेजाइना के अराउंड। तो कह रहा है कि इन द इन्फेक्टेड फीमेल जनरली मे बी एसिम्टोमेटिक, हो सकता है कि जो फीमेल हो उसमें तो बिल्कुल लक्षण दिखाई ही ना दें, तो ये चूँकि शुरुआती स्टेज में अनडिटेक्टेड रह जाएगा। तो निश्चित तौर पे जनरली क्या करता है, चूँकि लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि जो व्यक्ति है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, जनरली सामाजिक ताने बाने में फंस जाती है कि भाई समाज के लोग क्या कहेंगे, अगर मैं किसी डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी तो डॉक्टर क्या सोचेगा, या अगर मैं अपने माँ से या अपने पिता से या अपने किसी फ्रेंड से शेयर करती हूँ कि मुझे इस तरह की या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में या इस तरह की कोई समस्या हो रही है, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम सोच करके हम क्या करते हैं, जनरली इन चीज़ों में शर्म की बात रहती है, आदमी शर्माता है, और शर्म के कारण कहा गया ना कि जिसने किए कर शर्म उसके फूटे कर्म। तो इस तरह का जब आप शर्म किए तो निश्चित तौर पे क्या होगा, ये समस्या घातक हो सकती है। देखिए क्या कहता है, ये कह रहा है कि सर ये अर्ली स्टेज में न दिखाई देने की वजह से और सोशल स्टिग्मा की वजह से, सामाजिक ताने बाने की वजह से, जो कि STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से जुड़े हुए हैं, ये लोगों को रोकता है कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं। लोग जाते नहीं हैं डॉक्टर के पास, और बाद में इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत गंभीर हो सकते हैं। इसकी समस्याएं, इससे संबंधित, इससे जुड़ी हुई समस्याएं बहुत खतरनाक हो सकती हैं, जिसमें क्या हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, यानी आपके पेल्विक रीजन यानी कमर के नीचे वाले जो रीजन है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इन्फ्लेमेशन आप समझते हैं, रेडनेस, हॉटनेस, पेन, है ना, और स्वेलिंग, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती है। लाल हो जाएगा, जलन महसूस होगी, दर्द होगा, और हो सकता है सूजन भी आ जाए। साथ ही साथ और क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं भविष्य में, एबॉर्शन हो सकता है, मजबूर होकर के व्यक्ति को एबॉर्शन कराना पड़ जाए अगर इस तरह की समस्या हो गई है तो। या हो सकता है बच्चा जो गर्भ में पल रहा होगा उसका लट्ठा जन्म हो, यानी काफ़ी छोटे शरीर की बनावट हो, इस तरह की समस्या हो सकती है। या हो सकता है कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, ये सवाल पूछा गया है कॉम्पिटिशन में, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्या है। तो देखिए, जो प्रेगनेंसी होती है फीमेल्स में, जनरली इम्प्लांटेशन क्या होता है, यूटेरस की दीवारों पर, जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है उसका माँ के शरीर से जुड़ा हुआ यूटेरस की दीवारों पर, गर्भाशय की दीवारों पर होता है। यदि ये जो संबंध जुड़ने का प्रोसेस है वो गर्भाशय की दीवारों पर न हो करके, हो सकता है कि
सर्वाइकल रीजन में, सर्विक्स के आसपास कहीं हो जाए, या हो सकता है कि ऊपरी दीवार पर कहीं इधर उधर हो जाए, यानी प्रॉपर इम्प्लांटेशन ना हो, सही जगह से वो माँ के शरीर से न जुड़े। तो इस तरह की प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं और ये एक गंभीर समस्या हो सकती है। अगर इस तरह से बच्चा सही से अपने माँ के शरीर से संबंधित नहीं है तो हो सकता है कि वो जो कॉम्बिनेशन है, जो जुड़ाव है, वो थोड़ा सा कम हो जाए और लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में एबॉर्ट हो जाए बच्चा। तो इस तरह की समस्याएं, या इवन हो सकता है कि इनफर्टिलिटी, बांझपन की समस्या आ सकती है, या हो सकता है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए आपको ये जो हमारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, ये इस समय स्वस्थ सोसाइटी के लिए सबसे बड़ी समस्या बनकर रह गए हैं। इसलिए हमको इन्हें शुरुआती स्टेज में ही पहचान लेना आवश्यक है, और यदि हमने कभी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट किया है तो बिना झिझक आपको डॉक्टर के पास जाना है, या अपने से बड़ों से, अपने मित्रों से अपनी समस्या बताना है, ताकि इसका निदान हो सके। अदरवाइज ये गंभीर समस्या बन सकती है। अब चूंकि ये बीमारी तो किसी भी उम्र के बच्चे या किसी भी उम्र के व्यक्ति में हो सकती है, लेकिन 16 से 24 साल का जो स्टेज है, या 15 से 24 साल का जो स्टेज है, इस स्टेज में ये बीमारी पनपने के बहुत वल्नरेबल कॉजेज़ देखने को मिले हैं। यानी व्यक्ति इस बीमारी के लिए बहुत वल्नरेबल होता है इस उम्र में। कारण जनरली इसी उम्र में प्यार मोहब्बत और नए नए संबंधों में बच्चा या लड़का फंसता है, और वो इस चकाचौंध में खो जाता है कि वो इन बातों का ध्यान नहीं रखता है। जो जिस दौर से आप गुजर रहे हैं 15 से 24 वर्ष की अवस्था में, तो इस दौर में बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अपने से बड़ों के सामने, जिसकी वजह से ये बीमारी गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि सर, यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की बीमारियां जो इतनी घातक जानलेवा टाइप की हैं आपको ना हो, तो आप कुछ मेथड्स बताए जा रहे हैं जिनको यदि आप फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि ये इन्फेक्शंस से आप बच जाएं। सबसे पहला बताया गया इसने, अवॉइड सेक्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स। यानी जो व्यक्ति आपके लिए अननोन है, आपकी दौर से गुजरने वाला व्यक्ति फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप के थ्रू किसी एक मेल या फीमेल पार्टनर से मिलता है, तो काफ़ी चूँकि जब किसी भी अपोजिट सेक्स के साथ शुरुआत में बातचीत के संबंध बनते हैं, तो व्यक्ति के अंदर नर्व ग्रोथ फैक्टर करके एक हार्मोन होता है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होता है, तो वो ओवर एक्साइटेड रहता है एक दूसरे से मिलने के लिए। तो पहली दूसरी मुलाकात में ही यदि आप किसी से सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसका आपको बायोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं पता है, या आपको उसकी हिस्ट्री नहीं पता है, और आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट कर लिया, या आप जॉली नेचर के हैं, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ आप रिलेशन रखते हैं, तो संभावना है कि इस तरह के वायरसेस या इस तरह के इन्फेक्टिव एजेंट्स आपके शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाएं और आपको गंभीर समस्या हो जाए। तो आप इस तरह आप फैथफुल होइए अपने पार्टनर के प्रति, और जिसे अपना पार्टनर बनाइए उसकी बायोलॉजिकल हिस्ट्री आपको कम से कम पता होनी चाहिए। साथ ही साथ जनरली यदि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जानना है किसी के बारे में, या आप असमर्थ हैं, तो यदि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में फिर भी चूँकि ये इमोशनल और नेचुरल रीजंस होते हैं, तो आप ऐसे केस में क्या कीजिए कि सर कॉन्डोम का इस्तेमाल कीजिए, इन प्रिकॉशंस का यूज़ कीजिए, क्योंकि कॉन्डोम एक ऐसा बैरियर है जो सीमेन और ओवम को मिलने भी नहीं देगा, यानी अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी आप बचेंगे। साथ ही साथ जो वायरसेस होंगे या जो इन्फेक्टिव एजेंट्स होंगे वो भी इस माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। तीसरा, अब यदि कभी सब कुछ होने के बावजूद आप अनियंत्रित हो गए और आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट कर लिया, आपके पास प्रिकॉशंस अवेलेबल नहीं थे, पार्टिसिपेट कर लिया आपने, तो आपको डाउट है आपके मन में, जब भी डाउट हो तो आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलिए, उसको अपनी सारी समस्या बताइए। बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे वो अर्ली स्टेज में भी डिटेक्ट कर लेंगे कि जैसे आपको भी पढ़ाया जाएगा अगले चैप्टर्स में, पीसीआर के माध्यम से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें डीएनए को इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, डीएनए की मात्रा को, जिससे बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं एक लॉन्ग चेन उसकी प्राप्त हो जाएगी। और यदि इस तरह के वायरस का डीएनए होगा तो हम उसे अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट करके, मल्टीप्लाई करके उसके बारे में स्टडी कर पाएंगे कि ये किस तरह का वायरस है, और प्रयास ये किया जा सकेगा कि अर्ली स्टेज में ही उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो डायग्नोज भी किया जाएगा और उसका ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। तो ये था सेक्स और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू।